नमस्कार बच्चों आज हम संकलनात्मक मूल्यांकनम सेकंड पढ़ेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर बच्चों गद्यांश लिखा है, आइए देखें इसका अर्थ। श्रेयाया मातुला एकस्मिन् ग्रामे वसति। श्रेया के मामा, मातुला का अर्थ है मामा, एकस्मिन् एक, ग्रामे गांव में, वसति रहते हैं। श्रेया के मामा एक गांव में रहते हैं। ग्रामस्य नाम बादलीपुरम अस्ति। गांव का नाम बादलीपुर है। ग्रामे बहवः जनाः वसन्ति। गांव में बहवः अनेक लोग रहते हैं। वसंती बहुवचन में रहते हैं। गांव में बहुत सारे लोग या अनेक लोग रहते हैं। तत्र एका एव विद्यालयः अस्ति। वहाँ एक विद्यालय है। विद्यालये बहवः छात्राः पठन्ति। विद्यालय में बहुत से छात्र पढ़ते हैं। विद्यालये एकं क्रीडाक्षेत्रम् अपि अस्ति। विद्यालय में एक क्रीडा क्षेत्रम यानी खेलने का मैदान भी, अपि का अर्थ भी है। विद्यालय में एक खेलने का मैदान भी है। क्रीडा क्षेत्रे छात्राः क्रीडन्ति व्यायामं योगाभ्यासं च अपि कुर्वन्ति। क्रीडा क्षेत्रे मैदान, खेलने के मैदान में छात्र खेलते हैं। व्यायाम चा का अर्थ है और, योगाभ्यास भी करते हैं। खेलने के मैदान में छात्र खेलते हैं, व्यायाम और योगाभ्यास अपि का अर्थ भी कुर्वन्ति करते हैं। व्यायामेन योगाभ्यासेन च छात्राः स्वस्थाः भवन्ति। व्यायाम से और योगाभ्यास से छात्र स्वस्थ होते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको यह पैराग्राफ पढ़ाया संस्कृत में और साथ साथ उसका अर्थ भी बताया। आइए अब इस पैराग्राफ से कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, इनके उत्तर को जाने। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत का अर्थ है मतलब एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है ग्रामस्य नाम किम अस्ति। गांव का नाम क्या है। तो उत्तर है बादलीपुरम। गांव का नाम बादलीपुर है। तत्र कस्याः मातुलः वसति। तत्र का अर्थ है वहाँ किसके मामा रहते हैं। तो उत्तर है श्रेयाया। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में यानी पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है विद्यालय के पठन्ति। विद्यालय में कौन पढ़ते हैं। उत्तर है विद्यालये बहवः छात्राः पठन्ति। विद्यालय में बहुत से छात्र पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्रीडा क्षेत्रे छात्राः किम किम कुर्वन्ति। खेल के मैदान में छात्र क्या क्या करते हैं। उत्तर है क्रीडा क्षेत्रे छात्राः क्रीडन्ति व्यायामं योगाभ्यासं च अपि कुर्वन्ति। खेल के मैदान में छात्र खेलते हैं, व्यायाम और योगाभ्यास भी करते हैं। अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए या निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है विद्यालये अत्र का विभक्ति किम चा वचनम। विद्यालय यहाँ कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। विद्यालय शब्द में बच्चों विभक्ति और वचन बताना है। तो विद्यालय शब्द में सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। भवन्ति अत्र कः लकारः कः पुरुषः किम चा वचनम। भवन्ति यहाँ कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। भवन्ति शब्द बच्चों क्रिया शब्द है या जिसका अर्थ है होते हैं या हो बहुवचन में। तो यहाँ पर हम भवन्ति शब्द किस लकार, किस पुरुष और किस वचन में है। तो आइए देखें। लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। प्रश्न नंबर 2। यहाँ से बच्चों आपकी किताब में जो अभ्यास कार्य हैं उनमें से प्रश्न दिए गए हैं। तो दूसरा प्रश्न है अधोलिखित शब्द समूहेषु
असंगत शब्दान रेखांकितम कुरुत। नीचे लिखे गए शब्द समूहों में से असंगत शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर बच्चों 4 शब्द दिए गए हैं, 3 शब्द सही हैं और एक जो है अलग है उन तीनों से, तो उसके नीचे हमें सही का निशान वो रेखांकित करना है उस शब्द को। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप काम में, परहिताय, जलाय, देवाः, भोजनाय, 4 शब्द दिए हैं। अब इनमें से हमें यह देखना है कि कितने कौन कौन से शब्द हैं जो एक समान हैं और कौन अलग है। उसके नीचे हमें एक लाइन खींचनी है, रेखा खींचनी है। तो आप देख रहे हैं परहिताय, जलाय, भोजनाय, यह सब क्या है, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन के शब्द रूप हैं। लेकिन देवाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो ये अलग है, इन तीनों से ये अलग है। तो इसके नीचे हमने एक रेखा खींची। अगला है मेघाय, जलेन, जनकाय, पुत्राय, इसमें से कौन अलग है, जलेन। जलेन तृतीय विभक्ति का शब्द रूप हो गया एक वचन में। मेघाय, जनकाय और पुत्राय ये चतुर्थी विभक्ति के शब्द रूप हैं। तो हमने जलेन शब्द के नीचे रेखा खींची कि ये अलग है, जो असंगत है, इनसे मेल नहीं खाता है। गा में लिखे हैं क्रीडाय, देश रक्षाय, लते, रमाय। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्रीडाय, देश रक्षाय, रमाय एक जैसे हैं, तृतीय विभक्ति के बहुवचन में है, और लते जो है वह अलग है। तो हमने यहाँ लते शब्द के नीचे रेखा खींची। अगला है बालकेभ्यः, देवेभ्यः, प्रकाशेभ्यः, पुस्तकैः। तो इनमें से पुस्तकैः शब्द अलग है क्योंकि यह तृतीया का बहुवचन है, और ये बालकेभ्यः, देवेभ्यः, प्रकाशेभ्यः यह चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन के शब्द रूप हैं। तो पुस्तकैः के नीचे हमने रेखा खींची, यह असंगत है। आइए बच्चों अब अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 3 है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, छात्रौ कस्मै पुष्पम आनयतः, 2 छात्र किसके लिए फूल लाते हैं। उत्तर है अध्यापकाय, अध्यापक के लिए। दूसरा प्रश्न है, गंगा कुतः निर्गच्छति, गंगा कहाँ से निकलती हैं। उत्तर है हिमालयात्, हिमालय से। अगला प्रश्न है, कस्य पुत्रः गणेशः, किसके पुत्र गणेश हैं। उत्तर है महादेवस्य, महादेव के पुत्र गणेश हैं। अगला प्रश्न है, हंसाः कुत्र तरन्ति, हंस कहाँ तैरते हैं। उत्तर है सरोवरेषु, सरोवरों में। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, कर्तृपदेन सह उचित क्रियापदस्य मेलनम कुरुत, कह रहे हैं कि कर्ता शब्द के साथ उचित क्रियापद का मिलान कीजिए। यहाँ पर बच्चों कर्तृपद दिए हैं और यहाँ पर क्रियापद है। तो कर्तृपद का अर्थ क्या है, कर्तृ क्या होता है, कर्ता। तो यहाँ पर कर्ता दिया गया है और इन कर्ता के साथ हमें क्रिया यहाँ पर मिलानी है। तो आइए देखें, पहला है तौ। तौ क्या है, सह तौ, प्रथम पुरुष का कर्ता है और द्विवचन में है। तो यहाँ पर हमने तौ के साथ क्या लिखा, क्रीडिष्यतः। सा के साथ लेखिष्यति। युवाम, युवाम के साथ, ये दोनों बच्चों आपके प्रथम पुरुष के कर्ता हैं और ये मध्यम पुरुष का कर्ता है युवाम, द्विवचन में है। तो युवाम के साथ क्या आएगा, नंस्यथः। वयम उत्तम पुरुष का कर्ता है, बहुवचन में है, तो इसके साथ कौन सी क्रिया आएगी, खादिष्यामः। इस तरह से आपको मिलान करना है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर बच्चों संख्याएं हैं जो रिक्त स्थान के रूप में हैं, आपको उनको जोड़कर यहाँ पर संख्या लिखनी है, जैसा कि आपको मैंने पाठ 17 में पढ़ाया है, संख्यावाची शब्द नामक पाठ है। तो आइए देखें, पहला रिक्त स्थान है, 10 10 4 डैश भवंती, 10 और 10 कितने होते हैं, 20 होते हैं ना। तो 20 को संस्कृत में क्या कहेंगी, विंशति। यहाँ पर हमने लिखा विंशति। अगला है पंच पंच चा भवंती, 5 और 5 होते हैं, कितने होते हैं, 5 और 5 10 होते हैं। तो संस्कृत में क्या कहेंगे इसको, 10। यहाँ पर हमने 10 लिखा। अब यहाँ पर है पंचाशत पंचाशत चार डैश भवंती, 50 और 50, पंचाशत का अर्थ होता है बच्चों 50,
50 और 50 होते हैं, कितने होते हैं? 100। 100 को संस्कृत में क्या कहते हैं? शतम। अगला रिक्त स्थान है अष्ट सप्त चा भवंती। 8 और 7 होते हैं, कितने होते हैं? 8 7 15 यानी 15। तो 15 को संस्कृत में क्या कहते हैं? पंचदश। तो यहाँ पर हमने पंचदश लिखा। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायाम अर्थम लिखत। निम्नलिखित श्लोकों के हिंदी में अर्थ लिखिए। यहाँ पर बच्चों श्लोक दिए गए हैं, 2 श्लोक हैं जिसे मैंने आपको पढ़ाया है। तो प्रश्न नंबर 6 आप स्वयं लिखेंगे, मैं अर्थ आपको बता दे रही हूँ। यह आपका गृह कार्य है, यहाँ होमवर्क के रूप में लिख दे रही हूँ। इन दोनों श्लोक को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और अर्थ सहित लिखेंगे और याद भी करेंगे। एक बार मैं अर्थ आपको बता रही हूँ। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कह रहे हैं कि उद्यमेन यानी परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं कार्य, ना मनोरथैः ना कि कामना करने से। मनोरथ का अर्थ होता है कामना करने से, इच्छा करने से। कह रहे हैं कि परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, केवल कामना करने से, इच्छा करने से नहीं कि हे प्रभु मुझे जो है अच्छे नंबरों से पास कर दो, या मैं जो है कुछ ना पढ़ूं फिर भी मेरे नंबर अच्छे आ जाए। तो ये कामना करने से थोड़ी होगा, इसके लिए तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। ना ही सुप्ता से सिंह से प्रविशंति मुखे मृगा। कह रहे हैं कि जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में मृगा, हिरन या कोई जानवर प्रविशंति प्रवेश नहीं कर सकता, जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं कर सकता, शेर को अपने पेट को भरने के लिए शिकार करना पड़ेगा, उसी तरह से हमें भी परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होगी। कामना या इच्छा करने से सफलता में प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए इस श्लोक के द्वारा बताया गया है कि मेहनत परिश्रम करने से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरन या कोई भी जीव प्रवेश नहीं कर सकता, उसे भी शिकार करना पड़ता है अपने पेट को भरने के लिए, उसी प्रकार हमें भी परिश्रम करना चाहिए। केवल कामना करने से हमारे कार्य पूरे नहीं होंगे। अगला श्लोक है नरस्याभरणम रूपम, रूपस्य आभरणम गुणः, गुणस्य आभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य आभरणम क्षमा। कह रहे कि नरस्य आभरणम रूपम, नरस्य नर का यानी मनुष्य का, आभरणम आभूषण रूप है, रूपस्य आभरणम गुणा रूप का आभूषण गुण है, गुणस्य आभरणम ज्ञानम और गुण का आभूषण क्या है? ज्ञान है, ज्ञानस्य आभरणम क्षमा और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। इस तरह से बच्चों मैंने आपको अर्थ बता दिया है। आप दोनों श्लोक के अर्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे, अर्थ सहित श्लोक लिखना है और याद भी करना है। प्रश्न नंबर 7 है कथा घटना क्रमानुसारम लिखत, कहानी को घटना के अनुसार लिखिए। यहाँ पर बच्चों जो आपको मैंने पाठ 20 पढ़ाया था, सेवाया फलम, या घटना जो है उसी कहानी से ये लाइनें हैं, लेकिन यहाँ पर घटनाएं किस तरह से घटित हुई वह क्रम से नहीं है, लाइन ऊपर नीचे करके दी हुई है, इसे हमें सही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया है। आइए देखें, यहाँ पर जैसे पहले देती है कि मम शावका भोजनार्थम प्रतीक्षाम कुर्वन्ति, कि मेरे बच्चे भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर दे दिया है अधुना अहम आम्र फलम इच्छामि, इस समय मैं आम का फल चाहता हूँ। उसके बाद है वृद्धा मध्याह्न काले दंडम गृहीत्वा गच्छति, वृद्ध व्यक्ति दोपहर के समय डंडा लेकर जाता है या जा रहा है। उसके बाद है सा हस्तेन मयूर पिच्छानि स्पर्शयति, वह हाथों से मोर के पंखों को छूता है, स्पर्श करता है। मयूरा वृद्धाय जलम यच्छति, मोर वृद्ध व्यक्ति को जल देता है। तो आप देख रहे हैं ये घटना जो है वो सही क्रम में नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले नंबर पे आएगा गा, कि वृद्धा मध्याह्न काले दंडम गृहीत्वा गच्छति, वृद्ध व्यक्ति दोपहर के समय डंडा लेकर जा रहा है। दूसरे नंबर पर फिर क्या आएगा? उसके बाद क्या हुआ? अधुना अहम आम्र फलम
इच्छामि। जब वह वृद्ध व्यक्ति तोते के पास जाता है, पूछता है यहाँ पे कोई सरोवर या पेड़ है, तो तोता क्या जवाब देता है कि इस समय मैं आम का फल चाहता हूँ। उसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा खा। मम शावका भोजनार्थम प्रतीक्षाम कुर्वन्ति। वृद्ध व्यक्ति जब कौवे से पूछता है कि यहाँ पर कोई वृक्ष या सरोवर है, तो कौवा क्या कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे बच्चे भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद फिर कौन सी घटना घटित होती है? अंगा, ये वाली लास्ट है जो है वह चौथे नंबर पर आएगी। मयूरा वृद्धाय जलम यच्छति। इसके बाद जब वह मोर से पूछता है, तो मोर कहता है कि यहाँ पर जल या सरोवर तो नहीं, लेकिन मेरे पास जल है। तो यह कहकर मोर जो है वृद्ध व्यक्ति को जल देता है। उसके बाद घा आएगा पांचवें नंबर पर, अंतिम लाइन घा वाली है कि सा हस्तेन मयूर पिच्छान स्पर्शयति। वह अपने हाथों से मोर के पंखों को छूता है। तो इस तरह से बच्चों आपको मैंने आज संकलनात्मक मूल्यांकन सेकंड कराया और समझाया भी साथ साथ। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों पहले आप अगर स्वयं कर सकते हैं तो संकलनात्मक मूल्यांकन सेकंड आप स्वयं पहले करें, पेंसिल से पूरा अपना प्रश्न के उत्तर लिखें। उसके बाद वीडियो को देखकर उसको मिलाएं कि कितना आपने सही किया है, और इस कार्य को आप अपनी किताब में ही पूरा करेंगे। केवल प्रश्न नंबर 6 जो 2 श्लोक दिए गए उन्हें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। आशा करती हूँ मैंने जितना भी पढ़ाया और समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।